हेलो ऑल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया था 25 फेब 2026 को, जिसमें एग्जीक्यूटिव के और प्रोफेशनल के रैंकर्स आए थे, जिसमें से टोटल 21 रैंक्स है जो यूनिक एकेडमी से है, जिन्होंने 6 रैंक्स ऐसे हैं जो सीएस प्रोफेशनल के हैं, 15 रैंक्स ऐसे हैं जो सीएस एग्जीक्यूटिव से है। तो उसमें से एक अपने रैंकर है सीएस प्रोफेशनल के, जिनका नाम है देवेंद्र जोशी, जो अपने साथ में आज। तो आई एम देयर टू टेक हिज इंटरव्यू कि उनका पूरा प्रोसेस कैसा था, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, बाकी प्रोफेशनल के टाइम पे उन्होंने क्या डूज एंड डोंट्स उनके जो भी रहेंगे, वो सारी चीज आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यस देवेंद्र सर, वेलकम, कैसे हो आप? सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल सर। और रैंक जो आई है वो आप लोग के साथ आपके हेल्प के साथ ही आई है सर। नो डाउट, नो डाउट, हमारा 1% कॉन्ट्रीब्यूशन है, सारा मेहनत आपका है भाई। नो डाउट अबाउट इट। प्रोफेशनल में तो आपका 2.5% है सर। राइट, राइट। तो अभी ओवरऑल मैं पूछना चाहूंगा कि आपका कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब आपका स्कूलिंग से लेके एजुकेशन, एक जनरल बैकग्राउंड आपके बारे में बताइए प्लीज। सर माय नेम इज देवेंद्र जोशी। मैं ऐसे मारवाड़ी कम्युनिटी से ऊपर हम रहते शिलोंग में हैं। और मेरी स्कूलिंग वगैरह वही शिलोंग से हुई है। आफ्टर माय 12th मैंने सीईटी का एग्जाम दिया था। उसके बाद मैं आई गॉट एडमिशन इन प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ हियर इन मुंबई। और मुंबई के अंदर आने के बाद में आई थॉट ऑफ परसुइंग सीएस along with बीए एलएलबी कोर्स। और वो करते करते फिर सीएस की जर्नी स्टार्ट की एज ए साइड कोर्स। फिर समझ में आया कि नहीं, ये साइड कोर्स नहीं है, इसमें फुल मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर जब सीएस ईईटी दिया तो वो फिर भी इतना टफ नहीं लगा मुझे। फिर जब एग्जीक्यूटिव दिया और मैंने सारी कोचिंग उस टाइम भी यूनिक से ली थी, तो फिर धीरे धीरे मेरे को करके अपना कंसिस्टेंसी वगैरह बढ़ाना पड़ा। सो आई वाज स्टार्टिंग में प्लानिंग था कि जून 2024 के अंदर मैं एक ग्रुप दूंगा, फिर दिसंबर 2024 के अंदर दूसरा ग्रुप दूंगा एग्जीक्यूटिव का। बट देन ये हुआ कि मुझे जून के अंदर चिकन पॉक्स हो गया, मैं एक ग्रुप नहीं दे पाया। तो मुझे था कि अरे खत्म हो गया, अब तो मेरे को एक ग्रुप दिसंबर में देना पड़ेगा। तो मुझे वो किसी मेंटर ने कहा कि एक ऐसे भी तुझे जून 2025 आएगा, और अगर तू नहीं देगा तो फिर भी तुझे जून 2025 आएगा, अगर तू दोनों ग्रुप देगा और फेल हो जाएगा तो फिर मैंने सोचा कि वो दे देते अपन दिसंबर 2025 में और देखते क्या होता है। दिसंबर में दिया और दोनों ग्रुप के अंदर AIR 8 आ गया। परफेक्ट। और जो भी वो होता है ना कि गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। फिर मैंने दिसंबर के बाद में फिर से यूनिक एकेडमी ने मेरे को कोचिंग दी। फिर प्रोफेशनल आपके साथ स्टार्ट किया और स्टार्टिंग CMADD के साथ की। और मेरा था कि मैं पहले कोचिंग देखता था, उसके बाद में हल्का सा उसको ऊपर ऊपर से गो थ्रू करता था। और यही गो कंटिन्यू रखा प्रोफेशनल के अंदर भी। और फिर प्रोफेशनल का दिसंबर 2025 के अंदर दिया और निकल गया। तो बस हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग था कॉलेज के साथ मैनेज करना, बट कॉलेज एट द सेम टाइम थोड़ी सी हेल्प भी करती है कि थोड़ा लॉ बैकग्राउंड होता है तो समझने में थोड़ा आसानी रहता है। This is about it. यस, यस। तो मतलब मैं जितना आपके बैकग्राउंड से समझा कि आप लॉ भी कर रहे हो, तो आपका रेगुलर कॉलेज चल रहा है, साथ में आपने सीएस स्टार्ट किया, सीएस एग्जीक्यूटिव में आपका रैंक था AIR 8, करेक्ट? Yes, sir. और अभी Yes, sir. आपका वापस प्रोफेशनल में रैंक आया है 15, Yes, yes, मतलब sir. यू Yes, sir. आर डबल रैंक होल्डर, करेक्ट? Yes, sir. और Yes, sir. आपने ये बोथ ग्रुप बैक टू बैक दिया है, मतलब एग्जीक्यूटिव भी बोथ ग्रुप Yes, sir. दिए थे और प्रोफेशनल भी बैक टू बैक लेवल प्रोफेशनल पे, के। मतलब आपका कोई हाँ सर। गैप नहीं था, कोई सेकंड नहीं अटेम्प्ट नहीं सर। था, कुछ नहीं। राइट। यस सर। परफेक्ट। यस नो सर। डाउट अबाउट इट, सल्यूट टू योर एफर्ट्स यार। नो, मतलब थैंक यू मुझे सर। पता है कि हम ये जर्नी में हमने इतने सारे स्टूडेंट से बात की आज तक, सॉरी, इतने सारे स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है, तो वी नो हाउ डिफिकल्ट दिस जर्नी इज। बिकॉज एक टाइम पे रैंक आना इज नॉट अ जोक। आपने तो 2 बार लाया है, मतलब इट शोज कि आपने बहुत मेहनत की है। तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों को लगता है सर पढ़ाई तो करना है, सबको पता है करना कैसे है, कि रेगुलर क्लास करना है और सेल्फ रिवीजन करना है, ये बेसिक सबको लगता है कि ये करना चाहिए। बट यस आपके हिसाब से व्हाट आर द टूल्स हाउ टू डू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, आपने क्या क्या किया था जो आपको अचीव करने में हेल्प हुआ ये सारा रैंक्स वगैरह में? सर, मुझे लगता है कि सर थोड़ा सा अगर कंसिस्टेंसी रहे थ्रू आउट द जर्नी, कि लास्ट के अंदर लेक्चर्स वगैरह पाइल अप ना हो, वो क्या है मोमेंटम तोड़ देता है अपनी जर्नी के अंदर। और मेरा ये रहता था कि मैं कोचिंग पहले खत्म कर लूँ, उसके बाद में लास्ट के 3 महीने के अंदर मैं एक भी कोई और लेक्चर ना देखूँ। अगर देखना भी है तो रिविजन लेक्चर्स ही देखूँ। अगर मान लो मेरा ये टारगेट रहता था कि अगस्त एंड या फिर सितंबर 15 तक मेरी कोचिंग होनी चाहिए। उसके बाद में अगर कोई सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं भी रह रही है,
हो रही है, तो मैं फिर रिवीजन लेक्चर्स देखता था उन फैकल्टी के, और फिर वो जो बाकी के 2-3 चैप्टर्स होते थे मैं कोचिंग से नहीं देखता था। तो मेरा रहता था कि वो अब सेल्फ स्टडी करने का टाइम है। और दूसरा है कि सर स्टिक टू द मॉड्यूल। आप केवल मॉड्यूल, अपन जैसे मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो मेरा रहता है कि मॉड्यूल के अलावा कहीं से एग्जामिनर पूछेगा नहीं। और जो अगर मॉड्यूल की लैंग्वेज मेरे आंसर में आ गई तो वो एग्जाम में मेरे लिए ब्राउनी पॉइंट बन जाता है, मेरे हिसाब के नोट्स से वो नहीं आता है। परफेक्ट। ये रहा। यस, तो मतलब आपके ये इनपुट से मुझे समझा कि मॉड्यूल इज मस्ट, मतलब दैट यस शुड सर। बी अ प्रायोरिटी। यस सर। सेकेंड चीज आपने बोला कि क्लास होने के बाद सेल्फ रिवीजन आपका होना चाहिए, और लास्ट के 3 मंथ्स आपने सफिशिएंट टाइम देना चाहिए फॉर द सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी, राइट? हाँ। अच्छा, हाँ हाउ सर। टू डील विद दैट वन डे बिफोर का एग्जाम का जो प्लानिंग रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस हाँ सर। पीपल स्ट्रगल एट दैट पॉइंट कि वो बोलते हैं कि सर सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, हाउ टू रिवाइज। तो ये मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, तो प्लीज इसको गाइड कीजिए, क्या लगता है क्या करना चाहिए? सर सब्जेक्ट्स लाइक सीआरबीआई ये सब तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है लास्ट के अंदर कवर अप करना। तो राइट। मुझे लगता है कि सर एक तो मैं मेरा ये स्ट्रेटेजी रहता था कि मैं मॉड्यूल ही उठाऊं लास्ट के एक दिन भी। बट मैं स्टार्टिंग के अंदर मान लो एक सेक्शन है जिसके 2 पेजेस चल रहे हैं, जैसे सेक्शन 232 है, तो उसके 2-3 पेजेस चलते थे अपने, उसके बाद में उसके रूल्स वगैरह चलते। तो सर मेरा रहता था कि मैं इसका फ्लो चार्ट बना लूं बस उसी पार्टिकुलर 4-5 पेजेस का। एक तो आप भी बना के देते थे वो हाथ के यस। चिट्ठी बना के देते थे, तो उसी चिट्ठी को मैं ऐड ऑन कर लेता था कि भाई मेरे को एग्जाम के पहले ये 7 पेज नहीं पढ़ने पड़े, ये एक पेज के अंदर फ्लो चार्ट ही देखना पड़े। और बाकी जो मॉड्यूल है उसके अंदर मैं स्टार्टिंग जब फर्स्ट बार रिवीजन करता था तभी क्रॉस कर देता था कि ये ग्रामर लिखे हुई है, इसको मेरे को पढ़ना ही नहीं है आगे दोबारा। जो सब्सटेंटिव पार्ट है केवल उसी को पढ़ना है। और एग्जाम के 1-2 दिन, एक रात पहले अगर आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स कर लेते हो, उसी से 70-80 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। 100% कवरेज तो हो ही नहीं सकता। यस। और आपने ये क्लास की, आपने जैसे बोला कि हाँ सर। मॉडल रेफर किया, तो ये सारी चीज में जैसे कि मैं हो गया, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज अपने जैसे मोदी सर ने आपका ड्राफ्टिंग में पढ़ाया था, जैसे Yes, sir. ईएसजी हो गया, फिर अपने ओपन बुक के सब्जेक्ट भी ले लो, जैसे मेरा सीआरआई ले लो, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट अपने पूरे के पूरे मॉड्यूल से होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मॉड्यूल पढ़ना, क्या इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव है? नहीं सर, मॉड्यूल पढ़ने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बस ये है कि हाँ, अगर थोड़ा सा क्रिस्प वगैरह बना सकते हो खुद से हैंड रिटन नोट्स तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। जैसे ईएसजी में दर्शन सर ने हमें इतना इतना क्रिस्प करके नोट दिया था कि लास्ट के एक दिन पहले भी एग्जाम के हम 2-3 बार गो थ्रू कर पाए थे उन हैंड रिटन नोट्स से। तो हाँ, अगर फैकल्टी कुछ अच्छा दे रही है तो वो जरूर रेफर कर सकते हो, बट एक बार मॉड्यूल रीडिंग तो देना ही पड़ेगा सर। परफेक्ट। आपने कुछ टेस्ट प्रिपरेशन किया था, मॉक टेस्ट रिलेटेड या इंटरनल टेस्ट, या आपने कोई पास्ट पेपर के मतलब एग्जाम पेपर लिख के देखे, मतलब आपका स्पीड ट्रैक होने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए? सॉरी सर। सर स्पीड टेस्ट तो नहीं दिया, बट मैंने टेस्ट वगैरह तो नहीं दे पाया था क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स भी थे। पर हाँ, मैंने पास्ट ईयर पेपर उठाता था और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखता था मैं कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस चैप्टर से। वैसे बाकी तो अपन क्लास के अंदर कर ही लेते हैं पास्ट ईयर पेपर्स। उसी किसी को एग्जाम क्लास के बाद में लिख के देख लिया कि मेरे को बनता है क्या थोड़ा बहुत। वही था सर। परफेक्ट। और कुछ स्पेसिफिक मुझे कुछ डाउट्स है। स्टूडेंट बोलता है कि सर स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कैसे डील करना चाहिए, तो मैं 5-6 आपको पूछूंगा। जनरली आप एक एक दो दो लाइन में आप आपके हिसाब से गाइड कीजिए कि हाउ टू टैकल ईच सब्जेक्ट, जैसे कुछ ड्राफ्टिंग के आपके कुछ इनपुट्स रहेंगे, या सीएमएडीडी के, या सीआरआई, कॉर्पोरेट फाइनेंस, एसएम। तो मुझे आपसे कुछ दो दो तीन तीन पॉइंट्स चाहिए हर सब्जेक्ट रिलेटेड, यस सर। ताकि स्टूडेंट को यस हेल्प हो। सर। स्टार्ट करता हूँ सर मैं। स्टार्ट करता हूँ मैं CMA-DD से। तो CMA-DD के अंदर सर सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप पॉइंटर्स थोड़े से अपने हिसाब से लिख के याद रख लो। और दूसरी बात है, वो सर जो चिट्ठी बनवाते हैं वो चिट्ठी एक बार एग्जाम्स के पहले अच्छे से रखना है का। सेकेंड इज ड्राफ्टिंग। सर ड्राफ्टिंग के अंदर मुझे लगता है कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए ड्राफ्ट्स के अलावा, क्योंकि ड्राफ्ट्स करते करते थोड़ा सा रिपीटेटिव रहता है। सर थर्ड इज ESG। ESG मुझे लगता है कि सर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली जाना चाहिए क्योंकि बहुत वास्ट हो जाता है और उसके अंदर काफी अननेसेसरी मटेरियल है, जैसे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, वो आता ही नहीं है एग्जाम के अंदर। तो वो अगर आप को कोई हैंड रिटन नोट्स मिल जाए जैसे हमें दर्शन सर ने दिए थे तो वो काफी हेल्पफुल रहता है।
सर फिर सीएसआर सीएसआर इतना वास्ट नहीं है। मैंने सीएसआर लिया था तो ओपन बुक के अंदर सीएसआर का ऐसा रहता है कि एग्जाम के पहले एक बार बस आपको रीडिंग देनी होनी चाहिए कि भाई मेरे को पता है कि ये एक्स वाई जेड चीज कहाँ पे लिखी हुई है। और एग्जाम के एक रात पहले वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरा गो थ्रू कर लो ये सीएसआर को। और फिर ग्रुप टू के अंदर सीआरबीआई सीआरबीआई तो बहुत लेंथी है सर। सीआरबीआई के अंदर तो आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जाना पड़ेगा। आईबीसी आईबीसी का जब मैं देखता हूँ तो सर मुझे लगता है कि मोर देन एनीथिंग एल्स इज योर लेक्चर्स। क्योंकि वो आप पूरे जो एक एक तार खोलते हो ना, आईबीसी बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं समझ में आएगा। वो आपको पूरा दिमाग में रटा हुआ रहना चाहिए। और सर इनफैक्ट मैं बताता हूँ, जब मैं आईबीसी का पेपर लिखता था ना तो तो मैं जो आंसर लिख रहा हूँ उसके साथ साथ आपकी आवाज साथ में चलती थी कि हाँ अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा। तो मोरेटोरियम का क्वेश्चन आया था उसके अंदर मुझे पूरी आपकी ही आवाज आई कि अरे अरे ये ऐसे नहीं ऐसे है, अरे तेरे को समझा गया। तो वो वाला आता था सर दिमाग में। एंड सीआर के अंदर सर सीआर इज इक्वली लेंथी, पर उसके अंदर काफी रेपिटेटिवनेस है। तो अगर आपके पास अच्छे हैंड रिटन नोट्स जैसे आपने आईसीआई के मॉड्यूल से करवाया था तो वो इतना हेल्पफुल होता है कि सर एग्जाम के पहले दो चैप्टर 4 और 3 तो एकदम उड़ ही जाता है वो एक वो पढ़ लेने से पूरा। और वैल्यूएशन तो सर इस न्यूमेरिकल्स जो आप करवाते हो भी काफी वैसे हेल्पफुल रहता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये रहा आपका ओवरऑल प्लानिंग। और एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब सबको पता है कि भाई ये सारी चीजें फैमिली और फ्रेंड सर्कल के इनपुट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी आपका सक्सेस रहा थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, ये सारे रैंक्स प्लस आप जो लॉ कर रहे हो, ये सब कुछ, इन सारे जर्नी में आपके फैमिली फ्रेंड्स का क्या इनपुट था, क्या कंट्रीब्यूशन था? सर सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो मुझे लगता है कि मेरे पापा और मेरे भैया का रहता है। मेरे भैया खुद सीए कर रहे हैं तो वो काफी गाइड करते हैं इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि काफी टाइम्स मेरा काफी डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मुझे लगता है मेरे पापा काफी मोटिवेट करते हैं कि अरे भाई तेरे से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दुकान बहुत अच्छी चलती है अपनी, ऐसा वैसा करके वो काफी मोटिवेट करते हैं बैक द बेल्ट। और फिर फ्रेंड्स तो सर मैं पीजी पे रहता हूँ तो मुझे लगता है कि यही फैमिली बन जाते हैं फ्रेंड्स ही। तो इन्होंने भी काफी सपोर्ट किया कि एग्जाम्स के टाइम पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, पीजी में एकदम आवाज नहीं करनी। तो हाँ सर, और सबसे इम्पोर्टेंटली तो सर भगवान की है जरूरत रहती है सर एवरी टाइम। नो डाउट, नो डाउट। यस, मतलब काफी मोटिवेशनल जर्नी है, नो डाउट अबाउट इट। बट आपका ये तो लॉ तो चल रहा है और सीएस आपका हो चुका है ऑलमोस्ट। तो क्या आपने क्या प्लान रखा है, व्हाट नेक्स्ट, मतलब सीएस होने के बाद में और क्या सोच रहे हो आप? सर मेरा यही प्लान है कि मैं सीएस के बाद में एक बार ऐसी कोई फर्म में आर्टिकलशिप ढूंढ रहा हूँ जो हल्का सा एनसीएलटी काइंड ऑफ एस्पेक्ट में ज्यादा हो, सेक्रेटेरियल में कम हो, ताकि कल के दिन मैं जब अपना लॉ प्रैक्टिस भी स्टार्ट करूँ तो सर आई हैव गुड एनसीएलटी बैकग्राउंड एंड देन आई कैन स्टार्ट विद क्रिमिनल एंड सिविल केसेस अलोंग विद इट। परफेक्ट परफेक्ट। आपका गोल बहुत क्लियर है, आपकी कम्युनिकेशन पे से समझता है कि आपने बहुत, मतलब क्रिस्टल क्लियर पढ़ाई की हुई है और आपका विजन बहुत सही है, नो डाउट अबाउट इट। मतलब सल्यूट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब वाई यूनिक एकेडमी और आपने क्यों सेलेक्ट किया, और आपका ये ओवरऑल जर्नी में हम सारे फैकल्टीज का क्या कंट्रीब्यूशन था इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक, बाकी आपको कोई पर्टिकुलर फैकल्टी वाइज बोलना है तो भी चलेगा। ओवरऑल आपका जो भी एक्सपीरियंस था वो आप शेयर कर सकते हो। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो यूनिक एकेडमी मैंने जब एग्जीक्यूटिव में लिया था तो मैंने रिवीजन लेक्चर्स देखे थे सबके। और जब मैं प्रोफेशनल में आया तो मुझे ये था कि अब मैं बार बार और 10 एकेडमीज पे दिमाग करूँ, इससे अच्छा सबसे बेस्ट यही पे है, मेरे को एग्जीक्यूटिव में इतना हेल्पफुल हुआ है तो मैंने लिया। और पार्टिकुलरली आपका और दर्शन सर, मोदी सर तो हेल्पफुल है ही, बट पार्टिकुलरली आप और दर्शन सर बेस्ट फैकल्टीज इन द सब्जेक्ट्स। देन यस, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। इन जनरल आपको कुछ गाइड करना है स्टूडेंट्स को, वॉट एवर यू थिंक, कि उनके एग्जाम के लिए अभी जो जून 26 में बच्चे दे रहे हैं, उन्होंने क्या क्या करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट 5 बुलेट पॉइंट्स या कुछ रेसिपी फॉर सक्सेस, जो भी आपको लगता है कि आपके पूरे जर्नी में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं प्लीज शेयर कीजिए अपने अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो या प्रोफेशनल इन जनरल। सर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि यू लीव द जर्नी ऑन गॉड्स स्पीड। कि भाई आप भगवान ही करने वाले, आप कितना भी कर लो भगवान से ही होगा। तो एक कोट था जो पढ़ा था कि सर आप कर करके भी बहुत थोड़ा कर लोगे और भगवान थोड़ा करके भी बहुत कर देगा। वाह। तो वही वही से तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा तो सर मुझे लगता है कि आ, हजार मटेरियल्स के पीछे मत भागो, जो फैकल्टीज ने दिया है उसी के पीछे रहो। कि भाई मेरे को नहीं चाहिए 10 मटेरियल, आप 10 मटेरियल पढ़ के 100 ले आओगे और एक मटेरियल पढ़ के आप 90 ले आओगे तो वो 90 बेटर है।
और तीसरा ये मुझे लगता है कि सर एक बार वंस आप एक मॉड्यूल करके जाओ, एक बार मॉड्यूल करना इज बेटर देन डूइंग 3 to 4 टाइम्स अदर नोट्स। मॉड्यूल एक बार भी हो तो बहुत बहुत बेटर रहता है। उसके अंदर एग्जांपल्स रहते हैं मॉड्यूल के अंदर जो डायरेक्टली क्वेश्चन पे डाल देते हैं ढाके। और तो सर मुझे लगता है कि हाँ, आप 3 4 बार रिवीजन के पीछे मत भागो। 10 12 बार रिवीजन करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक बार अच्छे से करोगे ना तो वो आपके लिए ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और फर्स्ट रिवीजन इतना अच्छा करो कि आपको सेकंड रिवीजन के अंदर टाइम कम लगे। खुद के नोट्स बना लो, आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस पूरे मॉड्यूल के नोट्स मत बनाओ, केवल उसी पार्ट के नोट्स बनाओ जो आपको लगता है कि एग्जाम के अंदर फालतू टाइम कंज्यूम करने वाला है। हर एक चीज के जैसे आपसे चिट्ठी बनवा देते तो वो बेस्ट हैबिट है कि चिट्ठी हर चीज की नहीं बनती है, हर चीज आपको पढ़ना है। वो जो डिफिकल्ट पार्ट है जिसकी लैंग्वेज टेक्निकल है, वही उसी की चिट्ठी बनती है, उसी के नोट्स बनते हैं, वही आपको हेल्प करते हैं। सब कुछ नोट्स बनाने लगेंगे तो सब फालतू टाइम कंज्यूम होगा और इतना टाइम रहता नहीं है जर्नी में। एग्रेड एग्रेड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो 3 घंटे का जो प्रेशर है, वो जो एग्जाम हॉल का, हाउ टू डील विद दैट। जो 15 मिनट अपने को रीडिंग टाइम मिलता है, या फिर जब आप क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करें, मेजरली ओपन बुक में बहुत प्रॉब्लम होता है कि कैसे मैनेज करें टाइम को। तो मुझे मेजरली बताओ कि वो पेपर पैटर्न जो रहता है उसको 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करें। सर एग्जाम के अंदर तो मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं तो फेल ही होने वाला हूँ, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे तो पता ही है, मेरे को तो 1 2 क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। तो वो पैनिक कम क्रिएट करता है आपके दिमाग के अंदर। और आपके अंदर थोड़ा सा वो क्या रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कि यार मैं तो पास होके सोच के आया था लेकिन मैं तो इधर फेल हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा। लेकिन आप ये सोच के जाते हो ना कि मैं तो फेल होने वाला हूँ, तो आपको एक क्वेश्चन आता है तो यू आर हैप्पी कि अरे मेरे को एक क्वेश्चन तो आता है। तो वो एक अलग माइंडसेट शिफ्ट है। और दूसरा ये मुझे लगता है कि जैसे ओपन बुक है, ओपन बुक के अंदर मैं 15 मिनट के अंदर कभी क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं था। मेरा था कि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और उसमें सीधा आंसर ढूंढने लगता था कि अब मेरे को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, मुझे 15 मिनट के अंदर कम से कम 20 नंबर के आंसर्स ढूंढ के रखने हैं अपने। और वो सॉर्टेड आउट जैसे ही एग्जाम की वो बेल बजी सीधा लिखना शुरू करता था, ये नहीं कि पूरा पहले क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर लिया। और जो बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट्स है उसके अंदर तो मैं पहले क्वेश्चन ढूंढ के मैं टिक कर लेता था कि मेरे को ये करने का, ये नहीं करने का। तो सर वही स्ट्रेटेजी। राइट। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर हार्डली 20 30 टक्का मिलता है बुक से, या 10 टक्का मिलता है, कभी कभी कोई बोलता है 40 टक्का मिलता है, तो आपके हिसाब से एक व्हाट इज द परसेंटेज जो बच्चा गो थ्रू कर सकता है बुक से, मतलब, और कितना परसेंटेज उसको लगता है कि खुद के मन से ही लिखना है। सर रेशियो मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं 60 40 का है सर। 60% आपको मिल जाता है बुक से एग्जाम के अंदर, और 40% आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है प्रोविजन वगैरह। बट सर मुझे लगता है कि जैसे आईबीसी है, तो आईबीसी तो मोर और लेस सर अपने कॉन्सेप्ट सीआरबीआई में इतने क्लियर रहते हैं कि अपने को बस सीधा लिखना ही रहता है। और बस ये कि थोड़ा सा अगर आपको बुक मिल जाए तो आपकी लैंग्वेज रिफाइंड हो जाती है, वो इम्पोर्टेंट। और सीआरबीआई का सर बस ऐड ऑन करना चाहूंगा कि उसके अंदर केस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार के लिए प्रोविजन याद नहीं है पर आपको हल्का सा केस लॉ का आइडिया है ना, तो वो सर इतना हेल्पफुल होता है। क्योंकि उधर एक बार जब क्वेश्चन दिखता है ना कि एलुसिडेट विद द हेल्प ऑफ एन केस लॉ, और आपको केस लॉ हिट हो गया, तो आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपको प्रोविजन इतना क्लियर ना हो। सही है भाई। 200 टक्का आपके हर एक पॉइंट से एग्रीड हूँ मैं, नो डाउट। इतने सारे सर आपके स्टूडेंट्स पॉइंट मैंने से कहीं ना देखे, कहीं सर। नो डाउट नो डाउट। बट इतने सारे स्टूडेंट्स देखे हमने आज तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत सारे रैंक्स भी आते हैं, बट द अमाउंट ऑफ क्लैरिटी विच यू हैव इन योर थॉट, इट सेज वॉल्यूम, नो डाउट अबाउट इट। मतलब विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आप जो भी डिग्री करो, मतलब आपको आपका नाम लिखने के बाद जितनी आपकी स्पेलिंग है उससे बड़ा तो आपकी डिग्रीज हो। ऑल द बेस्ट ठीक है विशेस। और कुछ भी लगे आपको तो द यूनिक एकेडमी का पूरा एंटायर टीम इज अवेलेबल फॉर यू। हमको भी कभी हेल्प लगेगा अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस के लिए, या कुछ भी अगर उनको मेंटरिंग के लगेगा, तो हम आपको इनवाइट करेंगे। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल टाइम। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू सो मच, बाय। यू सर।